हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही जगह पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था पीएसआईआर सिंप्लीफाइड बैच, जिस बैच में हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पेपर के सभी कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके उनके नोट्स के साथ में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जिसके इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर है। जिस लेक्चर में हम बात करेंगे, हमने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि क्लासिक्स क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या होते हैं जिन टेक्स्ट को लिखा गया था कुछ महान फिलोसोफर्स के द्वारा, जिन टेक्स्ट को हम इंटरप्रेट करके आज अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग जो है, हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में जो हमारी थिंकिंग है उसको शेप करते हैं। और उन क्लासिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उन क्लासिक्स को पढ़ने की क्या अप्रोच है, उस अप्रोच के बारे में हम यहाँ देखने जा रहे हैं। जिसमें कि मेजरली तीन अप्रोचेस होती हैं: टेक्सुअलिस्ट अप्रोच, कॉन्टेक्सुअलिस्ट अप्रोच एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच। जिन तीनों अप्रोचेस को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है जानने जा रहे हैं, जिनको हम देखेंगे कि इन अप्रोचेस के मेन थिंकर्स कौन है, इनकी फीचर्स क्या है, और कुछ अगर क्रिटिसिज्म है तो उन क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस टू स्टडी क्लासिक्स इन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें तीन अप्रोचेस हैं: टेक्सुअलिस्ट अप्रोच, कॉन्टेक्सुअलिस्ट अप्रोच एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच। चलिए टेक्सुअलिस्ट अप्रोच को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज टेक्सुअलिस्ट अप्रोच? देखिए स्टूडेंट्स, टेक्सुअलिस्ट अप्रोच जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ टेक्सचुअल अप्रोच। दैट मींस अ वर्ड टेक्स्ट। हम देखते हैं इसको अच्छे से, मैं बताता हूं आपको। देखिए इसमें जो मेजर फोकस है, दैट फोकस इज अपॉन टेक्स्ट। जैसा कि नाम कह रहा है टेक्स्ट, इसका मतलब कई बार जो वर्ड हम बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, इसमें वही बात हो रही है कि भाई आप जो इस अप्रोच के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं क्लासिक्स को, तो इस अप्रोच के हिसाब से आपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा गया था पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के द्वारा, थिंकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, जैसे द प्रिंस, लेवियाथन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, हम उन ओरिजिनल टेक्स्ट को आइसोलेशन में पढ़ते हैं। मतलब हम उस ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लिखी हुई बातें हैं उसको कहीं और ध्यान नहीं देंगे, किसी और चीज पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, किसी कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, किसी इंटरप्रिटेशन पे नहीं। जस्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, हमें वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। कहा जाता है टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच जो फॉलो करते हैं, एकदम आप शांत दिमाग करके आप बैठ जाइए, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको लीजिए और बस रीड करिए उसको। आपको जो मतलब है, जो समझना है आपको, बस उस ओरिजिनल टेक्स्ट के वर्ड्स को, लाइंस को, सेंटेंसेस को समझ के मिल जाएगा उस चीज का मतलब। इसमें कहा जाता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इस अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। मतलब अगर द प्रिंस लिखी गई है मैकियावेली के द्वारा, तो जो द प्रिंस है उसमें ही आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको द प्रिंस से बाहर नहीं जाना है। आपको अगर कोई एक आइडिया लेना है, अगर आपको स्टेट ऑफ नेचर समझना है, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर आइडिया को समझना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस ओरिजिनल टेक्स्ट को एज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट आप देखिए उसको, और उसको बस आप पढ़ लीजिए। आपको उसके बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें यह माना जाता है कि वही ओरिजिनल टेक्स्ट जो फिलोसोफर के द्वारा लिखा गया है, वही अपने आप में बहुत कुछ है। ठीक है, उसमें अपने आप में अगर आप उस टेक्स्ट को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगी। ये अज्यूम करता है कि मीनिंग जो है हमें किसी भी चीज का, वो डायरेक्टली उस टेक्स्ट से मिलता है जो टेक्स्ट उन फिलोसोफर्स के द्वारा लिखा गया था, जिसको हम आज एज अ क्लासिक कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हमें कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल इन्फ्लुएंस किसी के बारे में कंसिडर नहीं करना है, जस्ट उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें देखना है। ठीक है, इसके कुछ की फाउंडेशनल थिंकर है लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस ने ही जो है शुरुआत की थी टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच की, जिसमें ये बोलते हैं, इनका ये बिलीफ है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको पढ़ने के लिए एसोटेरिक रीडिंग करनी है। आप एसोटेरिक रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपने, ये कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई एक बात लिखी हुई है, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, उसी वर्ड में कोडेड है उस बात का मतलब। क्योंकि एक्चुअली जो क्लासिक्स लिखे जाते थे, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये मोस्टली जो क्लासिक्स आए हैं, जो इस वर्ल्ड को जो मेजर क्लासिक्स मिले हैं, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टर्मोइल मिले हैं। या तो उस समय कोई मेजर रेवोल्यूशन आ रहा था, या मेजर उस समय जो है वो पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था।
तो उस समय जो ये क्लासिक्स लिखे गए हैं, तो जो फिलोसोफर्स लिखते थे इन क्लासिक्स को, वो ये कोशिश किया करते थे कि उनकी बात बहुत डायरेक्ट ना लिखी जाए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली चर्च को क्रिटिसाइज कर दिया, अगर आपने डायरेक्ट वर्ड में अगर मोनार्की को क्रिटिसाइज कर दिया, तो तब जो है आपको हो सकता है कि मोनार्क उस टेक्स्ट को तुरंत बंद करवा दे, तुरंत बैन करवा दे, चर्च जो है उसको पब्लिश ना होने दे। तो इसीलिए ये कोशिश की जाती थी उन फिलोसोफर्स के द्वारा कि वो जिस भी तरीके से उन्हीं वर्ड्स में अपनी बातों को कोड कर दे, कोडिफाइड वर्ड में। तो एसोटेरिक रीडिंग दिया गया था लियो स्ट्रॉस के द्वारा, जो ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट का मतलब है वो विद इन द वर्ड्स कोडिफाइड है। आप बार बार रिपीटेडली पढ़िए उन टेक्स्ट को, आप टेक्स्ट को बार बार पढ़िए, आपको मीनिंग जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, एरिक वोगलिन है, तो एरिक वोगलिन के द्वारा भी इन्होंने भी एडवोकेट किया था कि भाई आपको अगर डीपर मीनिंग अनकवर करना है तो आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार टेक्स्ट पढ़ेंगे तो एक बार में आपको जो है चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, आप बार बार उसी टेक्स्ट को पढ़िए, तब आपको जो उस टेक्स्ट में छिपा हुआ डीपर मीनिंग है, जो इनर मीनिंग है, वही रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है कि आपको जो उसमें डीपर मीनिंग हिडन है वो मीनिंग आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि डीपर मीनिंग पढ़ने के लिए अगर आपको कुछ मेटाफिजिकल बातें अगर समझनी है, मेटाफिजिकल बातें जो आउटवर्ल्डली बातें होती हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक से अलग, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो अगर आपको उनको समझना है तो आपको उन्हीं टेक्स्ट को बार बार समझना होगा, उनके टेक्स्ट के डीपर मीनिंग को आपको जो है समझना होगा, तब आप जो है ठीक से पढ़ पाओगे क्लासिक्स को। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद में हम देखेंगे इनके की फीचर्स क्या है। तो की फीचर्स हमने देख लिया ऑलरेडी वैसे तो इन्हीं की बातों में, कि भाई आपको जो है वो टेक्स्ट की क्लोजर रीडिंग करनी होगी, को टेक्स्ट को बहुत डीपली पढ़ना होगा। जब आप टेक्स्ट को बहुत डीपली पढ़ोगे तब आपको जो है वो मतलब समझ में आएगा। जैसे मैकियावेली का द प्रिंस, इसके फिलोसॉफिकल मीनिंग को अगर आपको अनअर्थ करना है, प्लेटो के रिपब्लिक के मीनिंग को अगर आपको अनअर्थ करना है, तो आपको उनको डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, टेक्स्ट को, आपको उस समय के सोशल कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानना है, आपको ये नहीं जानना है टेक्सुअलिस्ट अप्रोच के हिसाब से कि अगर प्लेटो ने द रिपब्लिक दी तो पेलोपोनेसियन वॉर के लिए दी, को ये कुछ नहीं जानना है कि भाई एथेंस डाउनफॉल में था, नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको इस बात से। आपको केवल एक बात से मतलब है कि प्लेटो ने जो बात लिखी है उस बात का मतलब क्या है। हमें नहीं मतलब कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे जिसने इन्फ्लुएंस किया उनकी राइटिंग्स को, नहीं, हमें वो नहीं जानना है, हमें केवल उन वर्ड्स को समझना है। अच्छा, फिर फिलोसॉफिकल यूनिवर्सलिज्म, इन टेक्स्ट को माना जाता है कि अगर द प्रिंस लिख दिया गया है और द प्रिंस में अगर सेक्युलर मॉडल दे दिया गया है तो वो अपने आप में एक ट्रुथ है। ठीक है, हम उसको आगे चल के उसका मतलब कभी इवॉल्व नहीं होगा टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच के हिसाब से। टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि द प्रिंस में सेक्युलरिज्म का मॉडल हमेशा तब भी वही था और आज भी वही रहेगा, ये आगे चल के विद टाइम इवॉल्व भी नहीं हो रहा है। इनके हिसाब से ये है कि हमें बस उसी एक टेक्स्ट जो है वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, सेल्फ कंटेन यूनिट है, हमें बस उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन, बार बार अगर आप जो है पढ़ते हैं एक ही टेक्स्ट को, कि पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफन रोट इन कोडेड लैंग्वेज टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ताकि प्रोसिक्यूट ना हो जाए, ठीक है, ताकि चर्च जो है उनको प्रोसिक्यूट ना कर दे। सोक्रेटिस को तो कर ही दिया था, ठीक है, तो बाद में आगे चल के जो है फिर मैकियावेली को हो सकता है कि चर्च को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया मैकियावेली ने, ही वाज द फिलोसोफर ऑफ द इमर्जिंग मर्केंटाइल क्लास, तो जो उस समय फ्यूडल क्लास थी, तो हो सकता है कि अगर इन्होंने इनकी बातें अगर बहुत कोडिफाइड वर्ड में, बहुत डिफिकल्ट लेटर्स में नहीं लिखी होती, तो ये हो सकता है कि उस समय जो चर्च था, चर्च के राइजिंग इन्फ्लुएंस की वजह से इनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द एसोटेरिक अप्रोच, दीज words in the prince are written in codified language, so for understanding those words we will have to deeply understand the word meaning of the word, we'll have to read it again and again to demystify those coded words. Okay, so criticism and counter view. So for criticism, so three criticisms are there for the textualist approach. So first is given by Skinner and Pocock. So Skinner and Pocock क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि textualist approach ने historical context को ignore किया है। इनके हिसाब से जो टेक्सुअलिस्ट हैं, जो टेक्सुअलिस्ट अप्रोच की तरफ से अगर आप टेक्सुअलिस्ट अप्रोच को अपनाते हो क्लासिक्स की स्टडी में, तो आप क्या कर रहे हो कि आप ये नहीं समझोगे, आपको केवल द प्रिंस समझोगे, लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि उस समय द प्रिंस लिखी क्यों गई थी, ऐसा क्या हुआ कि द प्रिंस लिखना पड़ा, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स ऐसी क्या फेस करनी पड़ रही थी उस समय लोगों को, कि भाई जिसकी वजह से जो है एक चर्च और बेसिकली स्टेट के अफेयर्स को सेपरेट किया गया। तो हम वो नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने कहा, भाई पुकॉक बोलते हैं, ठीक है, स्किनर ये बात बोलते हैं कि अगर आपने, जैसे आप प्लेटो की किताबों को पढ़ रहे हो, तो प्लेटो के वर्क को आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो है ये नहीं समझ पाओगे कि उस समय प्लेटो का एक्चुअल कंसर्न क्या था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था उस समय जिस समय प्लेटो ने वो राइटिंग्स लिखी।
अच्छा, फिर जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई किसी भी टेक्स्ट का जो है मीनिंग नहीं होता। इनके हिसाब से हर टेक्स्ट का जो मतलब है वो बेसिकली इंटरप्रेटिव फ्लूडिटी एक टर्म है, इंटरप्रेटिव फ्लूडिटी इन्होंने बताई। इंटरप्रेटिव फ्लूडिटी के हिसाब से क्या होता है कि हर एक टेक्स्ट को आप विथ टाइम इंटरप्रेट करते हैं। मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड इज फ्लूइड। हो सकता है कि जब लिबरलिज्म आया तो उस समय लिबर्टी का मतलब वो नहीं था जो आगे चल के आज के समय में जो है वो लिबर्टी का मतलब हुआ। ठीक है, तो दैट मीन्स लिबरलिज्म इवॉल्व हुआ विद टाइम, डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, रिपब्लिकनिज्म इवॉल्व हुआ। जो एंशियंट ग्रीस में या फिर महाजनपद में इंडिया में जो रिपब्लिकनिज्म फॉलो किया जाता था, के समय में वो रिपब्लिकनिज्म नहीं है। आज के समय में डेमोक्रेसी भी वो नहीं है जो उस समय डेमोक्रेसी फॉलो की जाती थी। आज के समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मीनिंग जो है वो इवॉल्व होते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट के हिसाब से, और पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि टेक्सचुअलिस्ट कह रहे हैं कि हर चीज का मीनिंग सेम है, चाहे वो तब पढ़ो चाहे आज पढ़ो, टेक्स्ट के ऊपर मीनिंग बेस्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो टेक्सचुअलिस्ट रीडिंग है ये बेसिकली इनके हिसाब से जो टेक्सचुअलिस्ट रीडिंग है ये क्या करती है, जैसे मानो कोई एक मेजोरिटी क्लास है, ठीक है, कोई एक डोमिनेंट क्लास है, ठीक है, तो इनके हिसाब से क्योंकि इनके हमेशा से जो आइडियाज रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि भाई दो क्लास हमेशा होती हैं, ठीक है, एक हैव्स और एक हैव नॉट, हैव्स डोमिनेंट क्लास है, हैव्स नॉट सप्रेस्ड क्लास है, तो उन दोनों के बीच में जो है वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल चलता है, तो उसी से डिराइव्ड है इनका टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच का क्रिटिसिज्म। ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है वो ये बोलते हैं कि वो क्या रहा है एक्चुअली, जो टेक्सचुअलिस्ट मीनिंग है, जो आप कह रहे हो कि भाई टेक्स्ट हमने पढ़ लिया उसका मीनिंग हमें अनअर्थ हो गया, उसका ये मीनिंग है, ये बोलते हैं कि नहीं वो मीनिंग नहीं है, दैट मीनिंग व्हाट यू आर सेइंग इज राइट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द डोमिनेंट क्लास। इनके हिसाब से आप जो बोल रहे हो ना कि ये मतलब है इस वर्ड का, नहीं, वो मतलब आप अपने आप से नहीं बोल रहे हो, वो मतलब क्योंकि आपको डोमिनेंट क्लास ने डिक्टेट किया है। इनके हिसाब से वो मतलब डोमिनेंट क्लास का मतलब है, वो आपका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इनका ये क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट अप्रोच हम देख लेते हैं, दैट इज कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच। तो देखिए कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच जो है वो क्या कहती है, कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि हमें जो है वो टेक्स्ट के वर्ड के मतलब को नहीं समझना है, हमें उन क्लासिक्स के, जब वो क्लासिक्स लिखी गई उस समय के हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना है पहले, कि अगर वो किताब लिखी गई तो वो किताबें क्यों लिखी गई, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिनके विद इन जो है उन किताबों को लिखा गया, वो कौन से रीजंस थे, उस हिस्ट्री में उस समय क्या चल रहा था, उस समय सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे, ठीक है, उस समय के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या थे जिस समय में जो है इन किताबों को लिखा गया। ये आर्ग्यू करते हैं कि मीनिंग जो है वो कभी भी आपको टेक्स्ट से नहीं मिलेगा, बट आपको उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है भाई, आपको उन सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा तब आपको मीनिंग समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू देम यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच दोस क्लासिक्स वर रिटन, so then only you will be able to understand the real meaning of those texts. Okay, so the key foundational thinkers and scholars of this contextualist approach was Quentin Skinner, uh, J.G.A. Pocock and John Donne. Okay, so according to Skinner, he advocated for studying political thought by analyzing the intention of the author. इनके हिसाब से आप कभी किसी टेक्स्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो आपने पहले जो ऑथर है उस ऑथर के इंटेंशन को समझना है। आपने अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ने का जो है वो अलग अलग तरीका है। एक तो आप खाली ये समझ लो कि भाई उस टेक्स्ट का मतलब क्या है, और या फिर आप ये समझो कि उस समय के माइंडसेट के हिसाब से उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो संविधान को लिख रहे थे उनके दिमाग में क्या इंटेंशन रही होगी। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने जो है मतलब डीपीएसपी में ऐड किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड किया, नॉट इन द फंडामेंटल राइट्स। तो उसके पीछे क्या इंटेंशन थी उनकी, उनकी इंटेंशन यही थी कि आने वाले कुछ समय में ये एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आगे चल के आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करे, बट इमीडिएटली कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें एज सच उनको केवल ये नहीं पढ़ना है कि भाई टेक्स्ट का क्या मतलब है, हमें ये पढ़ना है कि भाई उनका इंटेंशन क्या रहा उस समय वो किस इंटेंशन से उस काम को कर रहे थे, उस चीज को लिख रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो है जेजीए पोकॉक यही बात बोलते हैं, अच्छा स्किनर ये बात बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जेजीए पोकॉक ने एक अलग डायमेंशन दिया।
कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच को, इनका डायमेंशन ये था कि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो पोकॉक के हिसाब से हमें लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को जो है वो देखना है। इन्होंने एक बात समझाई कि देखो, लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट, ठीक है, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट। ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, आप जिस तरीके से पहले बात किया करते थे, धीरे धीरे विद टाइम 10 20 50 साल में उन वर्ड्स के मतलब जो है वो कई वर्ड्स के अबैंडन हो जाते हैं, कई नए नए वर्ड्स इमर्ज होते हैं, और कई वर्ड्स जो पहले किसी दूसरी बात के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज वो किसी अलग बात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। ठीक है, पहले इक्वालिटी मतलब ये था कि केवल मेन में इक्वालिटी, ठीक है, विमेन हमेशा सबऑर्डिनेट थी, और वो एक नॉर्मल था उस समय सोसाइटी में। कई इनलाइटेंड थिंकर्स आए, उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, आप जिस सेंस में इक्वालिटी वर्ड को, जिस लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में आप इक्वालिटी वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो, वो सही नहीं है, उसको बदलिए। ठीक है, तो तब जाकर के जो है वो उस वर्ड को बदला गया, उसके मतलब को बदला गया, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि फिर ये बताते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हाईलाइट करती है कैसे जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जस्ट लाइक लैंग्वेज, दे आल्सो इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ जॉन डन ने एम्फेसाइज किया कि हमें जो क्लासिक्स की रीडिंग है वो आज के इश्यूज के लिए, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल स्कॉलर्स है, ठीक है, इनकी राइटिंग बड़ी प्रैक्टिकल। जॉन डन कहते हैं कि जो चीजें आज आपको लगती है कि प्रैक्टिकल है, उनको अपनाओ। जो चीजें आपको आज नहीं लग रही हैं प्रैक्टिकल, चाहे उनका कितना भी अच्छा मीनिंग हो, मत अपनाओ उनको। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जॉन डर, practicality must be the guiding principle for adopting this contextualist approach. Okay, so historicism, इसमें बात होती है इन लाइट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, उस समय क्या हिस्टोरिकल फेज था, क्या हिस्टोरिकल इवेंट चल रहे थे, तो हमें किसी भी चीज को एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल मिलिया। तो इसमें ये है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो जस्ट लाइक लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क जो है वो इवॉल्व होते हैं। हर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है वो विद टाइम इवॉल्व होता है। तो इन्होंने वही इवोल्यूशन की बात की। ऑथोरियल इंटेंट, तो हमें ये देखना है कि ऑथर का इंटेंट क्या था, ऑथर का उस समय माइंडसेट क्या था, ऑथर के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, जिस माइंडसेट को लेके उन्होंने जो है पर्टिकुलर क्लासिक को लिखा। ठीक है। अच्छा, सेबाइन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी में 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, 3 की आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच इज सेम एज कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच, जिसमें हमें हिस्ट्री को जो है, हमें बेसिकली उस समय के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जान करके तब जो है वो क्लासिक्स की रीडिंग करनी है। तो सेबाइन ने अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी में कुछ 3 आर्ग्यूमेंट दिए कि भाई इस वजह से, इन 3 आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हमें जो है वो कॉन्टेक्चुअलिस्ट या हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाना चाहिए। फर्स्ट इज कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच। ये कहते हैं कि इट इज वेरी मच कॉमन सेंस बेस्ड, कि भाई हम अगर उस समय के सर्कमस्टेंसेस को नहीं जानेंगे, तो हम ठीक से जो है वो क्लासिक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच। ओके, तो ये बोलते हैं कि भाई अगर हम सोशो बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर नहीं जानेंगे, तो इट्स अगेंस्ट अ कॉमन सेंस ऑफ अ पर्सन कि हम जो है वो किसी भी क्लासिक को पढ़े। ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि ये बताते हैं कि भाई पॉलिटिकल थिंकर जो है वो हमेशा आइसोलेशन में बैठ के चीजों को नहीं लिख रहे हैं। पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर अगर किसी राइटिंग को दे रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई उनको बस मन कर गया देने का, नहीं, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू द क्राइसिस ऑफ हिज टाइम। he is actually responding to what is happening around him, उनके आसपास क्या हो रहा है, इसीलिए वो उसके क्लासिक को लिख के उसमें जवाब दे रहे हैं। क्लासिक कभी इसलिए नहीं लिखी जाती है कि भाई मैं एक क्लासिक लिख रहा हूं, नहीं, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने अपने क्राइसिस को रिस्पॉन्ड किया कि भाई ऐसे करो वैसे करो, और आगे चल के वो टाइमलेस क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही है वो किताब, इसीलिए इट बिकेम अ क्लासिक इन टाइम टू कम। ठीक है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक। सेकेंड इज पॉलिटिकल आइडियाज इवॉल्व्स विद टाइम। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियाज इवॉल्व्स विद टाइम का मतलब ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल आइडिया कभी भी जो उस समय दिए गए थे आज वही नहीं है, इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। ठीक है, इनके हिसाब से पॉलिटिकल आइडियाज हमेशा इवॉल्व करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उस समय जो लिबर्टी दी गई आज भी वही लिबर्टी है, नहीं, लिबर्टी लाइक पास्ट थ्रू सेवरल फेजेस। पहले लिबर्टी आई मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, फिर आया कि भाई नाइट वॉचमैन स्टेट, फिर आया कि नहीं स्टेट विद सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, देन रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। तो मतलब वही है कि भाई चेंज होता है मीनिंग। जैसे लिबरलिज्म जो जॉन लॉक के एरा में दिया गया था, तो वो बेसिकली मोनार्की की पावर को लिमिट करने के लिए था। बट आज का जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, दैट इज एम्फसाइजेस फॉर द वेलफेयर
ऑफ द पीपल, भाई स्टेट को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज माननी पड़ेंगी, ठीक है। यूटिलिटी एज अप्रोच, तो सेबाइन बोलते हैं कि भाई तीसरी बात है कि जिसलिए हमें जो है कॉन्टेक्चुअलिस्ट या हिस्टोरिकल अप्रोच अपनानी चाहिए, दैट इज यूटिलिटी। अगर कोई आपको काम कर रहा है, आप प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के लिए किसी भी क्लासिक को पढ़ते हो, तो उस क्लासिक का मतलब उस समय कुछ और हो, बट आज की प्रैक्टिकलिटी में अगर आपको थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशंस लाने पड़ रहे हैं, आपको उसको मीनिंग को थोड़ा सा इवॉल्व अगर वो हो रहा है, तो पढ़िए उसको, आज इवॉल्व वे में समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अगर वो आज के आपके सर्कमस्टेंसेस को सूट करता है तो प्लीज डू रीड इट इन इवॉल्व्ड मैनर, ठीक है। ये बताते हैं कि रियल वर्ल्ड रिलेवेंस या इन्फ्लुएंस अगर है उस पर्टिकुलर चीज का, तो आप उसको उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिसिज्म एंड काउंटर व्यूज। चलिए देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या है, तो क्रिटिसिज्म है कि स्ट्रॉसियंस, जो लियो स्ट्रॉसियंस है, जो ही वाज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, वो ये बोलते हैं कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट 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 पर ध्यान दे करके जो टेक्स्ट के एक्चुअल मीनिंग को ही डाइल्यूट कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू लियो स्ट्रॉस, जो ओरिजिनल मीनिंग है जो टेक्स्ट के स्टडी से मिलता है हमें, उस ओरिजिनल मीनिंग को डाइल्यूट कर दिया गया है बाय एक्सेसिवली फोकसिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट जैसे डेरिडा, फूको, ठीक है, तो ये एक बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जो मीनिंग्स है वो कभी फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इवन इन कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट कैन हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, सो दे आर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द इंटरप्रेटिव अप्रोच। तो ये एक बात बोलते हैं कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट पर भी फोकस कर रहे हो, एक ही कॉन्टेक्स्ट, एक ही हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, उस समय जो किताब लिखी गई, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर कर भी रहे हो, तो भी दो लोग अगर उस कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर कर लेंगे, सब चीजों को सेम कंसिडर कर लेंगे, पर तब भी जो उनको मीनिंग डिराइव होगा उसका, वो अलग होगा। इनके हिसाब से मार्क्सिस्ट क्रिटिक यहाँ भी है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक एक्चुअली हर जगह ही रहते हैं, ठीक है, मार्क्सिज्म ने हर चीज को क्रिटिसाइज किया ही किया है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स जो हैं वो भी कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच को इस बात को कह के क्रिटिसाइज करते हैं कि दे एक्चुअली चैलेंज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर। ये कहते हैं कि आप जो कॉन्टेक्स्ट में भी जा करके, अगर आप उस सिचुएशनल एस्पेक्ट में भी जा करके अगर आप टेक्स्ट के मीनिंग को अनअर्थ करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो उस समय भी आपको क्या पता चल रहा है, आपको केवल वही बातें पता चल रही हैं विच आर अपहेल्ड बाय द डोमिनेंट क्लास, ठीक है। आपको हिस्टोरिकल बातें भी वही पता चलेगी, ठीक है। अशोका की गाथाएं सबको पता है, ठीक है, लेकिन कलिंगा की गाथाओं के बारे में चर्चाएं नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो हार जाते हैं, ठीक है, बैटलफील्ड में, उनके बारे में बातें नहीं की जाती है। या मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी यही बोल रहे हैं कि आपको हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी वही पता चलेंगे जो कि पावर स्ट्रक्चर को अपहेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। because according to them most of the political ideas are shaped by the dominant class, okay। so history खुद भी जो है वो politicization से अलूफ नहीं है, history खुद भी जो है बहुत ज्यादा politicized है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि भाई आप हिस्टोरिकल फैक्टर को कंसिडर कर लो तो आपको सही बातें पता लगेंगी, क्या पता हिस्ट्री जो आप पता करने जा रहे हो तो वो हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है। अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टेक्चुअलिज्म बाय टेक्सचुअलिस्ट, तो टेक्सचुअलिस्ट ने इनको यही कहा है कि भाई इनके जो यूनिवर्सल मीनिंग है वो लॉस हो गया है बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करके, और इन्होंने जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है उसको लूज कर दिया है। एक बात में जो आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो में जो फिलोसॉफिकल डेप्थ दी गई है, उस डेप्थ को बहुत ज्यादा पेलोपोनेसियन वॉर पे फोकस करके अपने उस फिलोसॉफिकल डेप्थ को एक्चुअली खो दिया है। जो फिलोसफी दी गई है उसको एक्चुअली आपने लूज कर दिया है इनके हिसाब से, ओके। अच्छा, कैम्ब्रिज स्कूल एक अपने आप में बहुत यूनिक स्कूल है। कैम्ब्रिज स्कूल में ने क्या किया है, कैम्ब्रिज स्कूल के फाउंडर्स हैं स्किनर, पोकॉक, जॉन डन। इन्होंने एक्चुअली जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो खुद भी कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच को ही अपनाता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच। बट कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच के फाउंडेशन होने के बाद भी इन्होंने खुद से जो है वो कॉन्टेक्चुअलिज्म में कुछ गलतियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, हम कहेंगे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको फाइंड किया है, ठीक है। ये बोलते हैं कि इसमें जो ऑथर के इंटेंशन पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच को आप अगर अपनाते हैं तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि ऑथर के इंटेंशन को बहुत ज्यादा देखा गया है, बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस किया गया है, रेदर देन उसके टेक्स्ट के मतलब को समझने से के बजाय हमने जो ज्यादा फोकस किया है इस पे, वो इस बात पे किया है कि उस समय इंटेंशन क्या रहा था ऑथर का उस टेक्स्ट को लिखने के दौरान, ठीक है।
अच्छा, नेग्लेक्ट ऑफ लेटर इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, एक ही टेक्स्ट के आगे चल के कई सारे और इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, बट कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच क्या है, उनको नेग्लेक्ट करती है। ये फोकस करते हैं कि जो उस समय का ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट था, आपने केवल उस कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करना है, बट ऐसा नहीं होता। उस समय के कॉन्टेक्स्ट को तो आप कंसिडर करोगे ही करोगे, बट आगे चल के उसी कॉन्टेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में हो रही चीजों को कई डिफरेंट तरीके से जो है वो देखा गया है। कई उसकी लेटर स्टडीज हुई है। मार्क्सिज्म जो पहले था, मार्क्सिज्म मार्क्स जो कार्ल मार्क्स के दौरान जो मार्क्सिज्म था, वो आज वो मार्क्सिज्म नहीं है। तो क्या इसका मतलब हमने कॉन्टेक्स्ट को भी देखा कि भाई उस समय क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, हमने सब कुछ देख लिया, हमने टेक्स्ट भी देख लिया, लेकिन उसकी आगे चल के भी तो और स्टडीज हुई हैं, आगे चल के उसके वर्जन्स मॉडिफाई हुए हैं। तो ये जो है क्या करते हैं, ये उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके फर्दर इंटरप्रिटेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं केवल उस समय जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस थे हम केवल उनको कंसिडर करेंगे। ये गलत है। एक्सेसिव हिस्टोरिसिज्म, जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक, भाई इन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल ने इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया है कि भाई इतना हिस्टोरिसिज्म मत लाइए, आपने हिस्टोरिसिज्म को बहुत ज्यादा ले आए हैं आप, ठीक है, सो दिस मच हिस्टोरिसिज्म इज एक्चुअली इररिलेवेंट, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्किनर, तो स्किनर जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल के एक बहुत एक माने हुए फिगर है, ठीक है। तो अब एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टेक्सुअलिस्ट अप्रोच में 3 मिथ्स को आइडेंटिफाई किया है। तो ये हम जो है अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें। तो स्किनर एक्चुअली ही आइडेंटिफाइड 3 मिथ, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई जब हम टेक्सुअलिस्ट अप्रोच को पढ़ रहे हैं, तो हमने 3 मिथ हम फॉलो कर रहे हैं जो कि गलत है। ये बोलते हैं टेक्सुअलिस्ट अप्रोच को पढ़ते समय फर्स्ट मिथ इज द मिथ ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब, ये बोलते हैं कि आपने एक टेक्स्ट पढ़ा, आपने प्लेटो का आइडियल स्टेट पढ़ा, अब जब प्लेटो का आइडियल स्टेट पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वो आइडियल स्टेट अपने आप में सफिशिएंट है, वो अपने आप में 360 डिग्री है, वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। नहीं होता ऐसा। ये बोलते हैं कि भाई टेक्सुअलिस्ट ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो थिंकर की राइटिंग है वो अपने आप में कोहेरेंट सिस्टम है, मतलब फुल फ्लेश्ड सेल्फ सस्टेन्ड कंप्लीट सिस्टम है। नहीं होता ऐसा, है ना। लेकिन कई फिलोसोफर्स ने, मेनी फिलोसोफर्स चेंजेस देयर व्यूज ओवर टाइम। तो खुद फिलोसोफर्स खुद अपना व्यू बदल लेते हैं। मैकियावेली ने अपना व्यू बदला भाई, सब अपना अपना व्यू बदलते हैं, ठीक है, आगे चल के उनका सेम व्यू नहीं रहता। इवन प्लेटो, इवन मैकियावेली, ठीक है, सब अपना अपना व्यू बदलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैकियावेली ने द प्रिंस में कुछ और बातें लिखी थी, लेकिन डिस्कोर्सेस में कई अपनी बातों को चेंज कर लिया। द प्रिंस में एक्सेसिव रियलिज्म पावर पे फोकस किया था, लेकिन डिस्कोर्सेस में रियलिस्ट बने और ये कहने लगे, सच असली रियलिस्ट बन के कहा उन्होंने कि भाई जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकनिज्म है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बोलते हैं कि सेकंड मिथ व्हिच इज अकॉर्डिंग टू स्किनर, सेकंड मिथ व्हिच इज फॉलोड बाय द टेक्सुअलिस्ट इज द मिथ ऑफ डॉक्ट्रिनल स्टेबिलिटी। ये बोलते हैं कि टेक्सुअलिस्ट ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो चेंज नहीं होते। इनके हिसाब से पॉलिटिकल आइडिया एक दे दिया गया तो दे दिया गया, वो कभी चेंज नहीं होगा। इनके हिसाब से अक्रॉस द टाइम सिंस द 18th सेंचुरी लिबरल वैल्यूज सेम रही हैं, ठीक है। ये कहते हैं हमेशा से लेके आज तक, एंशिएंट टाइम से लेके आज तक जो है, कोई अगर एक आइडिया दे दिया गया तो वो का वही आइडिया रहेगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन, है ना। तो ये बोलते हैं जैसे कि भाई पहले क्या था, लिबर्टी का मतलब था नॉन इंटरफेरेंस, बट आज के टाइम पे अगर लिबर्टी हम बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब है स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है, टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू द पीपल। मिथ ऑफ प्रोलेप्सिस, ठीक है, मिथ ऑफ प्रोलेप्सिस का मतलब है एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर आइडियाज। ये मानते हैं टेक्सुअलिस्ट, स्किनर के हिसाब से टेक्सुअलिस्ट ये मानते हैं, एक मिथ पर बिलीव करते हैं, प्रोलेप्सिस के मिथ पर। प्रोलेप्सिस का मतलब कि उस समय एक थिंकर फ्यूचर के आइडिया, जो आगे जो आज के जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्यूचर आइडियाज है, ये पहले ही कुछ स्कॉलर्स ने दे दिए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। कोई भी आइडिया जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैकियावेली ने सेक्युलरिज्म दिया वो सेक्युलरिज्म आज हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं। टेक्सुअलिस्ट ये बिलीव करते हैं मैकियावेली गिव द सेक्युलरिज्म जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सेक्युलरिज्म अपने आप में इवॉल्विंग डॉक्ट्रीन है, खुद में इवॉल्व हुआ है, एक विंग निकल के आया इंडियन सेक्युलरिज्म व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सेक्युलरिज्म दैट इज बीइंग फॉलोड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये टेक्सुअलिस्ट जो है मिस्टेक करते हैं कि पास्ट थिंकर ने मॉडर्न आइडियाज को एंटिसिपेट किया है, गलत बात, नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आइडिया की शुरुआत की, फाउंडेशन दिया, बट लेटर ऑन कई थिंकर्स, कई बिलीव्स, कई सोसाइटल नॉर्म्स ने उन आइडियाज को चेंज किया, मॉडिफाई किया।
आगे है अब इंटरप्रेटिव अप्रोच। तो देखिए इंटरप्रेटिव अप्रोच में क्या है, इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि एक टेक्स्ट को हमें क्या है, एक टेक्स्ट फ्लूइड है, डायनामिक है, ठीक है। आप सोशल कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करो नहीं करो, बट क्या है कि इवन आफ्टर कंसिडरिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट, अगर आप पढ़ते हो किसी एक टेक्स्ट को तो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अगर आपने मानो सेम हिस्टोरिकल फैक्टर को भी कंसिडर किया, सेम उस समय के पॉलिटिकल फैक्टर को आपने कंसिडर किया, तो क्या होगा, इतने कंसिडरेशंस के बावजूद भी अगर 100 लोग पढ़ेंगे तो 100 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे। मतलब ये बोलते हैं कि एक टेक्स्ट जो है ना, वो लिखा एक ही बार जाता है अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रेटिव अप्रोच। इंटरप्रेटिव अप्रोच के बाद कोई भी एक टेक्स्ट लिखा एक ही बार जाता है, बट उसका मीनिंग जो है ना, वो हर एक रीडिंग के साथ में जो है वो अलग अलग इंटरप्रेट होता है। तो इसका मतलब एक किताब अगर लिख दी गई है किसी ने, तो वो किताब का मतलब जो है वो एक बार तो बताया था जो लिखने वाले ने, और फिर जो है वो हजारों बार बदलता है, हजारों बार इंटरप्रेट होता है। तो दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ क्लासिक डिपेंड्स अपॉन इंटरप्रिटेशन, वेरियस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इनके की फाउंडेशनल थिंकर्स हैं गैडमर, ठीक है। हैंस जॉर्ज गैडमर ये बोलते हैं हर्मेनॉटिक्स, हर्मेनॉटिक्स इज बेसिकली अ थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि भाई टेक्स्ट को आप कैसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने आइडिया दिया कि हमेशा जो रीडर के हिस्टोरिकल और कल्चरल पोजीशन है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होती है बाय इंटरप्रिटेशन, बाय मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, ओके। माइकल ऑक्सफोर्ड है, तो ऑक्सफोर्ड ने स्ट्रेस किया इस बात पर कि जो पॉलिटिकल आइडियाज है उनको एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ डिस्कोर्स समझना चाहिए। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि डिस्कोर्स इज बेसिकली, हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई आइडिया आया, दूसरे ने एक दूसरा आइडिया दिया, ठीक है, वो इस आइडिया के साथ मर्ज हुआ, फिर एक नया आइडिया आया, इस आइडिया पे किसी और ने कुछ इन्फ्लुएंस दिया, फिर एक नया आइडिया आया। इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन ऑफ डिस्कोर्सेस। कभी भी कोई आइडिया एक ही बार में लिख नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू टेक्सुअलिस्ट। कभी भी कोई आइडिया, अगर आप एक मानो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस आप समझ भी लेते हैं, उस समय आप जो आइडिया को समझ रहे हैं वो भी फिक्स नहीं है, वो भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। रिचर्ड रॉटी बोलते हैं कि प्रैग्मेटिक बनो, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन को समझो, कि इंटरप्रेटिव जो है वो सबके सब्जेक्टिव है, मीनिंग कभी रिजिड नहीं हो सकता, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। अच्छा, डेरिडा बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहले हर एक बात के मीनिंग को ब्रेक डाउन करो, और फिर हर एक मीनिंग को जो है आप एक पूरे बड़े फ्रेमवर्क को, एक पूरी बड़ी थ्योरी को आप अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, डीकंस्ट्रक्ट करो उस चीज को, आप हर एक मीनिंग को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके समझो। इन्होंने एक बात में एम्फसाइज किया कि पावर स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है कि टेक्स्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। आपने उस टेक्स्ट को पहले ब्रेक डाउन करना है, पावर स्ट्रक्चर को डी हाइफेनाइज करना है, किसी एक टेक्स्ट को समझना है, ठीक है। की फीचर है हर्मेनॉटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन ऑल इंटरप्रिटेशन, कैसे आप एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। डायलॉग अक्रॉस टाइम, मतलब एक कॉन्वर्जेशन है, एक डिस्कोर्स है थ्रू टाइम जो है, जैसे जस्टिस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जस्टिस हो गया फॉर एग्जांपल, जस्टिस जो है वो सिंस एंशिएंट टाइम डिबेट किया जा रहा है टिल द मॉडर्न टाइम, ठीक है। तो हम क्या है, अब जॉन रॉल्स ने क्या थ्योरी एकदम अलग दी थी, थ्योरी नहीं। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिशन जो चलता आ रहा था सिंस द टाइम ऑफ प्लेटो। उन्होंने उन्हीं बातों में जो है बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके एक नई थ्योरी दी थी। तो जॉन रॉल्स थ्योरी इज नॉट अ सेपरेट थ्योरी, इट्स नॉट अ वाटर टाइट थ्योरी कंटेन्ड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी थी is also a part of a long discourse on justice that is being like held since the time immemorial। हम सोच नहीं सकते हैं कब से जो है जस्टिस की बातें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेवेंस टू मॉडर्न डिबेट्स, तो हमें ये एग्जामिन करना है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो हमारे आज के फिलोसॉफिकल डिस्कशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और हमारे जो हर एक चीज है, हर एक बातें हैं, हर एक क्लासिक की बातें हैं, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने, इनका क्रिटिसिज्म क्या है कि टेक्सचुअलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी को ऐड कर दिया है, हर एक इंसान के हिसाब से अलग इंटरप्रिटेशन, ऐसे तो हम किसी एक यूनिवर्सल जो है कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर कॉन्टेक्चुअलिस्ट ये बोलते हैं कि भाई आप हिस्टोरिकल ग्राउंड को जो है वो मिस रिप्रेजेंट करते हो, आप ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने डाइल्यूट कर दिया, आप ये बोल रहे हो कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर सबका अलग अलग होता है तो तब तो फिर आपने कंप्लीटली सब कुछ ही डाइल्यूट कर दिया,
ठीक है, तब तो 1 लाख मीनिंग बन गए, 1 करोड़ मीनिंग बन गए एक टेक्स्ट के। ठीक है, तो ये इस बात को थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एम्पिरिसिज्म मींस वैल्यू फ्री। ठीक है, जिसमें बायसनेस ना हो, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, मेजरमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। तो एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये क्रिटिसाइज करते हैं बोल के कि इसमें क्या है, साइंटिफिक रिगर नहीं है। मतलब साइंटिफिक क्या है, जिस चीज को आप जनरलाइज कर सको। बट जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इंटरप्रेटिव अप्रोच है, नॉट कंस्ट्रक्टिविस्ट बट जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है वो क्या है, वो कोई एक सिंगल मीनिंग बोल ही नहीं रही है। वो ये बोल रही है आप पढ़ोगे अलग मीनिंग, आप पढ़ोगे अलग मीनिंग। साइंस क्या बोलती है, लॉज होने चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, किसी एक चीज को आप जनरलाइज कर सको। बट तो पॉलिटिकल एम्पेरिकल साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो फिर आप इंटरप्रेटिव के हिसाब से जो चीज आप बताओगे, तो वो तो आप जनरलाइज कर ही नहीं सकते, वो तो आप हर जगह एप्लीकेबल होगी ही नहीं, क्योंकि सामने वाला बोलने लगेगा नहीं मेरे हिसाब से तो कुछ और है। तो इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। कंपैरिजन अगर तीनों अप्रोचेस का करें, तो टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि खाली टेक्स्ट को पढ़ो, लियो स्ट्रॉस एरिक वोगलिन के द्वारा दी गई है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये फिलोसॉफिकल इंसाइट को डिस्कवर करती है, अनअर्थ करती है ना। अच्छा, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये है कि हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को इसने इग्नोर किया है। कॉन्टेक्चुअलिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करिए, क्विंटन स्किनर और पोकॉक के द्वारा दी गई है। अच्छा, ये लेकिन यहाँ पर क्या है कि एनाक्रोनिज्म और मिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड किया जाता है इसमें। एनाक्रोनिज्म मतलब अलग अलग, सब लोगों के हिसाब से अलग अलग। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता इसमें। इसमें एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसको कंसिडर करके आप समझो मीनिंग को। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें जो फिलोसॉफिकल, ये बेसिकली क्या है कि यूजेस फिलोसफी टू हिस्ट्री। इसमें फिलोसफी की फिर बात ही नहीं होती, फिर सारा हिस्टोरिसिज्म पे ही चले जाती है बातें। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटिव में क्या है, डायनामिक है, बार बार री इंटरप्रेट करते रहो आप चीजों को। गैडमर, ऑक्सफोर्ड, रॉटी इनके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, इमेजेस इन इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, मतलब हर एक इंटरप्रिटेशन इवॉल्व हो रही है विद टाइम। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है, चीजें लॉ नहीं दिए गए हैं, कोई कोई फिक्स थ्योरी नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई ऐसा मतलब कोई एक बाउंड्री नहीं है कि भाई बस इससे बाहर नहीं जाना है। ये बोलते हैं कि एक टेक्स्ट है, आपका इंटरप्रिटेशन आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।